बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास, होप सो यू ऑल आर फाइन। आज जो हमने टॉपिक अपना स्टडी करना है या पढ़ना है, दैट इज़ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस कर लेना चाहिए कि आइगन वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि आइगन वैल्यू में ये जो वर्ड आइगन है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है रियल या ओन वैल्यू। तो जब किसी भी स्टेट वेक्टर पर कोई ऑपरेटर अप्लाई होता है, तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेटर एक खास वैल्यू हमें मिलती है। और ये जो वैल्यू होती है, जो स्पेसिफिक होती है किसी भी खास ऑपरेटर के लिए और किसी भी खास स्टेट वेक्टर की, तो ये आपके पास कहलाती है आइगन वैल्यू। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई आइगन वेक्टर, आइगन कैट या आइगन स्टेट मौजूद है किसी स्टेट वेक्टर साई की, तो उसके ऊपर जब कोई ऑपरेटर अप्लाई होता है तो उसके नतीजे में हमें कैसी आइगन वैल्यू मिलती है और उस आइगन वैल्यू को हम कैसे किसी मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंसीडर वी हैव अ स्टेट वेक्टर साई। ये जो साई स्टेट वेक्टर है, ये आपके पास एक आइगन वेक्टर है, या इसको आप आइगन कैट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये देखें आपके पास डिराक नोटेशन में ये कैट फॉर्म में लिखा हुआ है। और इसको आप आइगन स्टेट भी कह सकते हैं। इस पर जब एक ऑपरेटर ए जो है वो अप्लाई होता है, तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेटर ए हमें एक आइगन वैल्यू, ये स्मॉल ए मिलती है। ये जो आइगन वैल्यू है, ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। मतलब आपके पास इसमें कुछ आयोटा टाइप टर्म मौजूद होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर आइगन वैल्यू हमें मिलती है, और ये जो होल इक्वेशन है जिसमें एक ऑपरेटर किसी आइगन वेक्टर पर या आइगन स्टेट पर अप्लाई हो रहा है और आपको एक आइगन वैल्यू मिल रही है और साथ में वो स्टेट वेक्टर मिल रहा है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन कहलाती है आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो इन दिस वे, अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं या इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे आइडेंटिटी वेक्टर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी ऑपरेटर जिसको हमने कहा हुआ था, उसको हम ए वेक्टर के और आइगन वेक्टर के दरमियान में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये जो आई वेक्टर हमारे पास ऑपरेटर था, इसको हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू कंप्लीटनेस रिलेशनशिप ये हमारे पास बराबर होता है कैट स्टेट और ब्रा स्टेट की मल्टीप्लीकेशन के, या आप इसको कह सकते हैं आउटर प्रोडक्ट के, आउटर प्रोडक्ट ऑफ कैट स्टेट एंड ब्रा स्टेट हमारे पास मिल जाता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। फाइनली हम इसको ओपन करेंगे, इसकी वैल्यू को प्लेस करेंगे ए वेक्टर, उसके बाद थ्रू कंप्लीटनेस रिलेशनशिप दिस इज द कैट स्टेट एंड देन ब्रा स्टेट वेक्टर ऑफ द आइडेंटिटी ऑपरेटर। देन हमारे पास ये आइगन स्टेट वेक्टर आ गया जो कि हमारे पास कैट स्टेट में है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ए, ये जो कि आइगन वैल्यू है। और ये हमारे पास अगेन आई ऑपरेटर को हमने ओपन किया, और ये हमारे पास साई जो है जो कि हमारा स्टेट वेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रा वेक्टर फाई एम से। ये एक ब्रा स्टेट वेक्टर फाई एम है जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमारे पास देखें जो इक्वेशन बनेगी, दैट विल बी फाई एम ब्रा वेक्टर देन ए ऑपरेटर, देन उसके बाद ये कंप्लीटनेस रिलेशनशिप वाला स्टेट कैट स्टेट, देन ब्रा स्टेट, एंड देन आपके पास ये कैट स्टेट वेक्टर या आइगन स्टेट वेक्टर साई। सिमिलरली जब इस साइड पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा जी ब्रा स्टेट वेक्टर फाई एम देन ए आइगन वैल्यू, देन हमारे पास ये कैट स्टेट, और उसके बाद फिर ये हमारे पास ब्रा स्टेट, और ये हमारे पास आइगन स्टेट वेक्टर कैट स्टेट में। अब ये जो तीन टर्म्स हैं, ये ब्रा स्टेट देन ए वेक्टर ए ऑपरेटर, देन आपके पास ये जो ब्रा स्टेट वेक्टर ए ऑपरेटर और ये जो कैट स्टेट वेक्टर है, ये तीनों मिलके आपको दे देंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और उसको आप लिखेंगे ए एम एन की फॉर्म में। दिस समेशन साइन विल कम आउट ऑफ द ब्रैकेट। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको वैल्यू देगा ए एम एन। उसके बाद आपके पास ये जो दो हैं, ब्रा स्टेट वेक्टर फाई एन एंड देन कैट स्टेट आइगन स्टेट वेक्टर साई, ये आपको दे देगा फाई एन साई का इनर प्रोडक्ट।
सिमिलरली यहाँ से समेशन साइन बाहर आ जाएगा, उसके बाद ये a क्योंकि एक कम्प्लेक्स नंबर है ये भी बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास फाई m और फाई n के दरमियान में एक इनर प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा इनर प्रोडक्ट बनेगा फाई n और साई के दरमियान। फाई m और फाई n हमारे पास दो ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ द वेक्टर्स हैं, और जब हम इनका इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें मिलता है ये कैनोनिकल डेल्टा, जो कि बराबर होता है दिस डेल्टा साइन इंटू एम एन। और इसकी वैल्यू, ये ऑर्थोनॉर्मल है, इसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब हमारे पास m और n दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अगर m और n बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर चले जाएगी, यानी इट विल गिव अस सम काइंड ऑफ वैल्यू 1 मैक्सिमम वैल्यू जब m और n दोनों बराबर होंगे, यानी दोनों स्टेट वेक्टर्स एक जैसे होंगे। और इट विल गिव अस 0 जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, m की वैल्यू कुछ और होगी और n की कुछ और होगी, मतलब ये एक जैसे स्टेट वेक्टर्स नहीं होंगे। तो इन दिस वे हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है, हम क्या करते हैं कि ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं और इसको कर देते हैं माइनस साइन के साथ। आपके पास आ जाता है समेशन एन ए एम एन, देन फाई एन साई की इनर प्रोडक्ट माइनस ए, देन कैनोनिकल डेल्टा, एंड देन इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई एन साई। ये आपके पास जो इनर प्रोडक्ट थी ये आपको बता रहा था कि ये जो साई है, जो आपका स्टेट वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन ये बेसिस पर कैसा बन रहा है। फाई एन जो है, ब्रा वेक्टर फाई एन, ये आपको बेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा था। और ये ए जो है ये उसकी वैल्यू है, कंपोनेंट्स हैं अलोंग द बेसिस। और अब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कैनोनिकल डेल्टा पे। कि कैनोनिकल डेल्टा की वैल्यू, यानी जब आपके पास m और n दोनों सेम होंगी, बेसिस की वैल्यू सेम होंगी m और n की, तो फिर आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब इस इक्वेशन में हम अगर देखें तो ये इनर प्रोडक्ट को हम बाहर ले आते हैं कॉमन, तो हमारे पास बच जाता है समेशन एन ए एम एन माइनस ए कैनोनिकल डेल्टा एम एन। अब आपके पास इसका रिजल्ट आ रहा है 0। अब ये इक्वेशन दो ही सूरतों में 0 हो सकती है, या तो आपके पास फाई एंड साई के इनर प्रोडक्ट 0 हो जाए, जो कि 0 हो नहीं सकती, क्योंकि इसको 0 करने का मतलब क्या होगा कि यू हैव नो प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑन द बेसिस वेक्टर, यानी आपके पास कोई पार्टिकल मौजूद ही नहीं है जिसको आप मैयर करना चाह रहे हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी को आप चेक करना चाह रहे हैं, या जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जिसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। तो अगर वो पार्टिकल ही मौजूद नहीं है और उसकी किसी जगह पे प्रोजेक्शन आ ही नहीं रही है, तो हम तो फिर उसको बिल्कुल स्टडी का हमारा मकसद ही कोई नहीं बनता है ना। तो फिर दूसरा पर्पस क्या है कि हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारे पास ये जो ए एम एन माइनस ए कैनोनिकल डेल्टा एम एन है ना, ये वैल्यू 0 हो जाए। तो अब क्या होगा कि क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल गिव अस सम काइंड ऑफ 0 रिजल्ट, ताकि हमें इसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिल सके। तो इस इक्वेशन का, ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो रिजल्ट है, नॉन जीरो सोल्यूशन, हमें सिर्फ उसी वक्त ही मिलता है अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। तो उसके लिए हम अब इसको लिख लेते हैं इस फॉर्म में। हमारे पास डिटर्मिनेंट ए एम एन माइनस ए कैनोनिकल डेल्टा एम एन विल बी इक्वल टू 0। आप यहाँ पर इसको अगर हम लिखें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, तो ये देखें दो लाइंस लगाते हैं और उसके दरमियान में हम सारी वैल्यूज लिखते हैं। अब यहाँ पर m जो है ये करस्पॉन्ड कर रहा है कि ये रो है, और n बता रहा है कि ये कोई कॉलम है। तो nth डिग्री डिटर्मिनेंट के लिए, मतलब जिसमें n कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, हम कैसे लिखेंगे? a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस a। अब देखिए कि जब हम 1 लेंगे m और n की वैल्यू, तो कैनोनिकल डेल्टा में m और n बराबर हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो a यहाँ पर मौजूद आ गया। जब हम इसको 1 2 लेंगे, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फिर m और n की वैल्यू सेम नहीं है, तो कैनोनिकल डेल्टा 0 हो गया। तो ये पूरी टर्म a इंटू कैनोनिकल डेल्टा एम एन 0 हो जाएगी, और आपके पास बच जाएगा a12। इसी तरीके से जब आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात करेंगे, तो उसमें भी यही काम होगा कि a की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ऐसे सो ऑन n तक आपके पास यही कंडीशन रहेगी। दिस इज n कॉलम एंड फर्स्ट रो। अब हम सेकंड रो पर जब चलते हैं, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में अगेन m और n की वैल्यू सेम नहीं है, तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी, और आप a21 लिखेंगे और स्मॉल a यहाँ पर नहीं आएगा। सिमिलरली a22 माइनस a आएगा, क्योंकि अब m और n की वैल्यू इक्वल है, तो आपके पास कैनोनिकल डेल्टा की वैल्यू 1 होगी, तो आपके पास स्मॉल a जो है यहाँ पर मौजूद रहेगा, जो कि आपकी आइगन वैल्यू थी। ऐसे ही आप 2 3 टू n तक, और फिर उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वाला, और ऐसे ही nth रो तक सारा सॉल्व कर सकते हैं। an1 an2 an3 और फाइनली an n माइनस a आपके पास
एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ये जो डिटर्मिनेंट बना है, ये बेसिकली आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। इसमें देखें कि ये बहुत सारी इक्वेशंस हैं, n नंबर ऑफ इक्वेशंस है जिनको आपने सॉल्व करना है। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है, इसको आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या सेकुलर इक्वेशन। कैसे ये पता चलेगा कि ये इक्वेशन है? ये देखिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट रो की बात करेंगे, a11 माइनस a और उसके बाद phi 1 psi। इसी तरीके से जब टू वन करेंगे तो यहाँ पर phi 2 psi आएगा। इसी तरीके से phi 3 psi आएगा, phi 4 psi आएगा। यानी कि इसकी बहुत सारी इक्वेशंस आ जाएंगी, हर वेक्टर के लिए डिफरेंट इक्वेशंस बनेंगी और वो इक्वेशंस आप कहाँ से निकालेंगे? इस डिटर्मिनेंट से। कि आप पहले a11 माइनस a की फॉर्म में लिखेंगे, फिर 2 1 की, फिर 3 1 की। तो ये देखें आपके पास एक सेट ऑफ इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। इन इक्वेशंस को, जो सेट ऑफ इक्वेशन आपके पास बना है, इसको आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या सेकुलर इक्वेशन। वो आपको कहाँ से मिलती है? इन सब सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद। यानी आप साइमल्टेनियसली इन सब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उसको आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे, जो आपको ये बताएगी कि आपके पास जो पार्टिकल है उसका बिहेवियर क्या है, जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो फाइनली जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है वो हमें n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज दे देगा। यानी ये देखें आपके पास a1 a2 a3 an कई आइगन वैल्यूज आएंगी, किसकी? ऑपरेटर a की। और ये जो सेट ऑफ आइगन वैल्यूज है, ये फाइनली आप इसको कहेंगे कि ये आपको पूरा स्पेक्ट्रम मिल गया है a ऑपरेटर का। यानी ये ऑपरेटर जब अप्लाई हो रहा है तो उसके नतीजे में कैसी वैल्यूज मिल रही हैं, आइगन वैल्यूज, वो आइगन वैल्यूज आपको इसका पूरा स्पेक्ट्रम देगा। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक वो फिगर मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर जो स्टेट वेक्टर है या हर जो बेसिस वेक्टर है उसके ऊपर कैसा प्रोजेक्शन बन रहा है। तो वो जो प्रोजेक्शन है वो हमें पार्टिकल की वहां पर मौजूद होने के बारे में बता रहा था। तो पार्टिकल की प्रेजेंस कहाँ कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है, वो स्पेक्ट्रम आपको इन आइगन वैल्यूज के जरिए मिल जाता है। तो फाइनली अगर हमें अब a1 a2 an सब आइगन वैल्यूज पता हो तो हम उनकी बेस पर ये आइगन वेक्टर्स का भी पता चला सकते हैं कि ये कितनी कैट स्टेट में कौन कौन से आइगन वेक्टर है। और हर स्पेसिफिक आइगन वैल्यू के लिए जो हमने ए ऑपरेटर के जरिए ऑब्टेन की हुई है, हम अपने सेकुलर इक्वेशन के कंपोनेंट्स को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी phi 1 psi क्या होगा, phi 2 psi क्या होगा, phi n psi क्या होगा, किसके? आइगन वेक्टर्स के। यहाँ पर ये देखें, अगर हमें इस इक्वेशन के बारे में पता चल जाएगा, ए का पता चल जाएगा, तो फिर हम इस ऑपरेटर की सारी वैल्यूज का पता चला लेंगे। और जब उनका पता चल जाएगा तो phi 1 psi, phi 2 psi, phi 3 psi सब वैल्यूज के बारे में हम इजिली जान पाएंगे। आइगन वैल्यूज आपके पास दो तरह की होती हैं, एक आपके पास नॉन डीजेनरेट होती हैं और एक डीजेनरेट वैल्यूज होती हैं। डीजेनरेट वैल्यूज का मतलब क्या है कि ये ऐसी आइगन वैल्यूज हैं जो दो या दो से ज्यादा आइगन वेक्टर्स की सेम आइगन वैल्यू को आप डीजेनरेट कह सकते हैं। यानी अगर आपके पास phi 1 है तो उसकी भी वैल्यू वही है, phi 2 की वैल्यू भी वही है, phi 3 की भी वही है। या फिर ये जो आइगन वेक्टर्स है psi, या आपके पास एक phi है या कोई xi है, कई आइगन स्टेट्स जो आपके पास मौजूद हैं उनकी वैल्यूज सेम हो सकती हैं। तो सेम आइगन वैल्यूज जब बहुत ज्यादा वेक्टर्स की हो सकती हैं, दो या दो से ज्यादा की, 5 की, 7 की, तो इस तरह की आइगन वैल्यूज को आप डीजेनरेट वैल्यूज कहते हैं। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे आइगन वेक्टर्स की वैल्यू सेम ना हो। तो जब सेम आइगन वैल्यू नहीं होगी तो फिर आप इस तरह की आइगन वैल्यूज को नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यूज कहेंगे। अब हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी क्या है? तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कुछ और हो, वाई में कुछ और हो, जेड में कुछ और हो, और एक दूसरे पे डिपेंड ना कर रहे हो वो। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो हैं, अगर उनकी कितने ऐसे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं जिनकी आइगन वैल्यू सेम है, उसकी बेस पर हम ये बताते हैं कि ये जो डीजेनरेसी है ये कितने फोल्ड है, 1 फोल्ड है, 2 फोल्ड है, 3 फोल्ड है, 5 फोल्ड। अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास एक 5 फोल्ड डीजेनरेट सिस्टम है तो उसमें फिर क्या होगा? 5 आइगन वेक्टर्स ऐसे होंगे लीनियर, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे और उनकी आइगन वैल्यूज भी सेम होंगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो डीजेनरेसी है वो ये होती है कि आइगन वेक्टर्स की, बहुत सारे आइगन वेक्टर्स की सेम आइगन वैल्यू हो,
ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि आप ये पता चलाते हैं कि कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं जिनकी आइगन वैल्यू सेम। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक आइगन वेक्टर फाई एन है, किसी ऑपरेटर ए उसके ऊपर अप्लाई हुआ है और उनमें से 5 जो आइगन वेक्टर हैं उनकी आइगन वैल्यू सेम आ गई है, तो इस किस्म के आप सिस्टम को कहेंगे 5 फोल्ड डिजेनरेट आइगन वेक्टर्स या 5 फोल्ड डिजेनरेट आइगन सिस्टम। तो अब अगर आपके पास आइगन वेक्टर्स हैं ऑपरेटर ए के और अ सेट ऑफ आइगन वेक्टर है, वो सेट आपके पास कंप्लीट भी है और ऑर्थोनॉर्मल भी है। कंप्लीट का मतलब ये है कि आप जितना भी पूरी स्पेस है, स्पेस में हर पॉइंट को उन्होंने कवर किया हुआ है, लाइक फाई 1 से लेके फाई एन तक सब आइगन वेक्टर मौजूद है। और सेकेंडली वो ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या है कि दे आर ऑर्थोगोनल, कि जब आप उन दोनों के आपस में प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जीरो आता है। और नॉर्मल का क्या मतलब है कि जब आपके पास दोनों ही बेसिस वेक्टर की वैल्यू सेम होगी तो आपके पास 1 के बराबर आएगा, और जब सेम नहीं होगी तो 0 के बराबर आएगा, जैसे अभी हमने कैनोनिकल डेल्टा को देखा है। तो इस तरह के जो आइगन वेक्टर्स होंगे जो कंप्लीट भी हो और ऑर्थोनॉर्मल भी हो, उनको आप फिर बेसिस वेक्टर कह देते हैं। मतलब आप प्रीवियसली हम ये पढ़ चुके हैं कि जब आप किसी भी साई स्टेट वेक्टर को लेते हैं और आप पता चलाना चाहते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद है, और पता चलाने के लिए आप उसके ऊपर मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको प्रोजेक्शन मिलता है। प्रोजेक्शन जिन वेक्टर्स पे मिलता है, क्योंकि हम कहते हैं वो एक ऐसे आइगन वेक्टर्स हैं जो कंप्लीट भी हैं और ऑर्थोनॉर्मल भी हैं, तो फिर आप उनको बेसिस का नाम दे देते हैं। और उन बेसिस पर जब आप उस साई के ऑपरेशन को चेक करते हैं या उस पार्टिकल को जिस भी हमने स्टेट वेक्टर में रिप्रेजेंट किया होता है, तो फिर उसको फिर हम क्या कह देते हैं कि ये जो प्रोजेक्शन है ये हमें दे रहा है वैल्यू कितनी, कि इस खास बेसिस में, जैसे एक्स एक्सिस में या 5 1 में क्या प्रोजेक्शन है, कितने डिग्री उसका मैग्नीट्यूड उसकी क्या है, तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 A2 A3 से, जिसको आप आइगन वैल्यू कह रहे हैं यहाँ पर। तो अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फिर ए वेक्टर की बेसिस के फॉर्म में कैसे हो जाएगी, ये देखें A1 A2 A3 और A1, और बाकी देखें सारे जीरो थे। कहाँ से आया ये हमारे पास, यहाँ से आ गया। आपने इस पूरे वैल्यू को A1 लिख दिया, इस पूरी वैल्यू को A2 लिख दिया, यहाँ A3 आ गया, यहाँ AN आ गया, जबकि बाकी सारी जो वैल्यूज हैं ऑर्थोनॉर्मल होने की वजह से वो जीरो हो गई हैं। अब अगर हमारे पास आइगन वैल्यू है AN, आइगन किसी भी वेक्टर ऑपरेटर, सॉरी ऑपरेटर A की, तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये डायगोनल वैल्यूज जो A1 A2 A3 ये सब जो हैं ये आपके पास आइगन वैल्यूज हैं किसकी, इस ऑपरेटर A की। अगर ऑपरेटर A अप्लाई हो रहा है किसी भी कैट स्टेट वेक्टर फाई n पर, जो कि कोई आइगन वेक्टर है, और हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन में, दो आइगन वैल्यू इसकी AN है और ये आपके पास कैट स्टेट वेक्टर है। हमने इस इक्वेशन को दोनों तरफ ब्रा वेक्टर फाई m से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के नतीजे में हमें मिला AN, और ये फाई n की इनर प्रोडक्ट मिल गई कैनोनिकल डेल्टा MN की। ये किस कंडीशन में है, जब आपके पास ये जो दोनों वेक्टर्स हैं फाई m और फाई n, ये आपके पास ऑर्थोनॉर्मल है। तो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन में आप इसको लेते हैं कैनोनिकल डेल्टा की फॉर्म में। जब m और n की वैल्यू 1 होगी तो A1 आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू ये देखें A1, जब 1 आपके पास रो है और 2 कॉलम है तो 0, 1 3 भी 0, 1 4 भी 0। इसी तरीके से आप देखें 2 1 0, 2 2 1, 2 3 0, 2 4 0, सो ऑन। इसी तरीके से फिर आपके पास जब 3 3 होगा तो ये वैल्यू A3 के बराबर आएगी, अदरवाइज हर जगह पर ये 0 आएगी। तो ये मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन इस A वेक्टर की है बेसिस में इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यूज। तो ये आइगन वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आपके पास दो क्वांटिटीज हैं जो आप यूजुअली इस मैट्रिक्स में मेजर करते हैं। एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है ट्रेस। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है कि ये जितने डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं ना, इनका आप सम ले लेते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो डायगोनल का जो सम है वो कहलाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A। सेकेंडली आपके पास आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का पता चलाने के लिए आप क्या करते हैं, आप जितनी भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं उनकी।
यानी आपने डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, A1 को A2 से, A3 से, A4 से, तो फिर आपके पास मिलेगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो इस किस्म के मैट्रिसेस को इजीली सॉल्व करने के लिए अगर आपने ट्रेस लेनी है तो डायगोनल एलिमेंट्स को आपने ऐड कर लेना है। अगर डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो आप जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं A1, A2, A3, उन सबको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं जो मैट्रिक्स मैकेनिक्स के आ जाते हैं जब हम मैट्रिक्स मैकेनिक्स पे काम कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे थ्योरम्स हैं जिनको हमने अपने ध्यान में रखना हो। पहला तो ये है कि जितनी भी किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज होती है ना, वो सब रियल होती है। सिमेट्रिक का मतलब है 2x2, 3x3, मतलब जिसमें जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हो। तो ऐसे मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज रियल भी होती हैं और इसके जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं, यानी कि जो हमने यहाँ पर बात की है, ये देखें, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब है कि आपके पास ये डिपेंड करेगा कैनोनिकल डेल्टा m n पे, कि जब m और n की वैल्यू 1 होगी तो ये आपके पास आइगन वैल्यू आ जाएगी। जब m और n की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगी तो ये 0 आएगा। ठीक है जी। तो ये इसका जो फर्स्ट थ्योरम है उसके मुताबिक हम बात करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये रियल भी होती हैं और ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होती हैं। इसी तरीके से आपके पास अगर कोई हार्मिशन मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज भी रियल होंगी। हार्मिशन मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि आपके पास एक जो मैट्रिक्स है, जब आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपके पास वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। तो इस केस में भी जो आइगन वैल्यूज हैं वो रियल हैं और आइगन वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना रहे हैं। अब आइगन वैल्यूज जो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हैं, जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो वो इमेजिनरी होगी या फिर जीरो होंगी, क्योंकि उसमें m और n बराबर नहीं होगा। इसी तरीके से जो स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स हैं उनकी भी आइगन वैल्यूज इमेजिनरी या जीरो होंगी, क्योंकि स्क्यू हार्मिशन का मतलब ये है कि आप जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं यानी रो को कॉलम से कन्वर्ट करते हैं, जब उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आता। इसको आप स्क्यू हार्मिशन कहते हैं। तो जब वो बराबर नहीं आएगा तो उसकी आइगन वैल्यूज इमेजिनरी या जीरो होंगी। इसी तरीके से जो आइगन वैल्यूज हैं आप किसी यूनिटरी मैट्रिक्स की जब लेते हैं तो वो एब्सोल्यूट इक्वल टू 1 आती है। 1 के बराबर होती है यूनिटरी मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज। और आइगन वैल्यूज जब आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की लेते हैं तो वो नॉन डीजेनरेट होती हैं। जब नॉन डीजेनरेट होती हैं तो इसका मतलब है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं वो एक बेसिस उसकी बना देंगे, यानी उनमें जो आइगन वैल्यूज हैं हर आपके पास जो मैट्रिक्स होगा उसकी अलग आएगी, हर आइगन वेक्टर की आइगन वैल्यू मुख्तलिफ होगी। डीजेनरेट में आइगन वैल्यू सेम होती हैं, नॉन डीजेनरेट में सेम नहीं होती। अब हमारे पास एक ऑपरेटर है n, जिस ऑपरेटर की हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि उस मैट्रिक्स को जब हम लिखेंगे तो आइगन वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो n वेक्टर है इसको हम रिप्रेजेंट n ऑपरेटर जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a डैगर और a ऑपरेटर से। a डैगर जो है यहाँ पर ये लैडर ऑपरेटर की तरह आएगा, लाइक इसकी वैल्यू ये किसी भी वैल्यू को 1 बढ़ा देगा। दूसरा ये कि a डैगर का मतलब है कि हमने इसका कॉन्जुगेट लिया हुआ है ये a का। अगर a हमारे पास कोई ऑपरेटर है ना तो इसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज वो लेके तो a डैगर बन जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी। तो a डैगर a इज इक्वल टू सम ऑपरेटर n, ये इसके बराबर है। ये हमारे पास एक कंडीशन है, यानी कि ओरिजिनल a वेक्टर और उसका ट्रांसपोज और फिर उसको हमने क्या किया हुआ है, कॉन्जुगेट लिया हुआ है जिसको हमने a डैगर का है, मतलब a हार्मेशन और a इज इक्वल टू दिस n वेक्टर, n ऑपरेटर के बराबर आ रहा है ये। तो अब इसकी जो एनर्जी आइगन स्टेट्स हैं उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है स्मॉल n से, और ये कैट स्टेट्स हैं। और हम ये कहते हैं कि ये ज्वाइन आइगन स्टेट्स हैं किसी भी ऑपरेटर n और h की, क्योंकि जब हम n को h के साथ हैमिल्टनियन की कम्यूटेशन लेते हैं तो वो जीरो आती है, यानी n और h आपस में कम्यूट करते हैं। तो हमारे पास ये जो एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन होगी इसकी, वो कैसे होगी कि हम इस n ऑपरेटर को जब इस आइगन स्टेट n के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आइगन वैल्यू बनेगी n, जिसको मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये आपके पास आइगन स्टेट है। हम इसकी दोनों साइड्स को ब्रा स्टेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब हम इस आइगन स्टेट को ब्रा स्टेट में लेके जाएंगे तो एक तो ये अगर कॉलम है तो वो आपके पास रो फॉर्म में चले जाएगा, दूसरा आपके पास कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा। तो कॉन्जुगेट ब्रा वेक्टर देन एन ऑपरेटर देन आपके पास कैट स्टेट। उसी तरह आप इस साइड पर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द ब्रा एन प्राइम देन एन आइगन वैल्यू देन दिस इज द कैट एन आइगन स्टेट।
आप इस आइगन वैल्यू जो है ये हमारे पास ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी और ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट बन जाएगी n प्राइम और n की, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैनोनिकल डेल्टा से। ये कैनोनिकल डेल्टा आपके पास बनेगा n प्राइम और n के दरमियान, यानी जब n प्राइम और n की वैल्यू 1 होगी, जब n प्राइम इज इक्वल टू n होगा तो ये कैनोनिकल डेल्टा 1 के बराबर होगा। जब आपके पास n प्राइम और n इक्वल नहीं होंगे तो कैनोनिकल डेल्टा आपको 0 देगा। तो अब हम देखते हैं कि फर्दर इसका ऑपरेशन हमें क्या रिजल्ट देता है। अब हमने क्या किया है, हमने इस फॉर्म को, ये जो n प्राइम n और n है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये देखिएगा, ये आपके पास ब्रा वेक्टर है जो हमें रो देगा, ये हमारे पास कॉलम वेक्टर है जो हमारे पास गेट स्टेट है, और n हमारा ऑपरेटर है, और उसके बाद ये हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू है, इसको अप्लाई करने के नतीजे में बनी है, और वो हम देख लेते हैं कि कैसे आएगा। ये देखिएगा, अब ये आप इसको जब ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे विद इन द बेसिस, तो वो आपके पास ऐसे आएगी, n ऑपरेटर, दिस इज द रो, दिस इज द कॉलम। पहले 0 रो 0 कॉलम, देन उसके बाद 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो 2 कॉलम, कॉलम आपके पास कैट स्टेट में जा रहा है, और ब्रा स्टेट आपको रो के बारे में बता रहा है, फर्स्ट रो। अब देखें, ये 0 रो थी, देन फर्स्ट रो आ गई, और 0 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो 0 कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ऐसे सो ऑन करते करते एंड तक कुछ भी वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये सिंपली इस n ऑपरेटर की जो हमें आइगन वैल्यू मिल रही है वो क्या है, दिस n। हम इसको बाहर ले आते हैं, तो आपने ये n वैल्यू को बाहर लाया हुआ है, और उसके बाद आप देखें 0 और 0, ये 0 0 कहाँ से आ गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ 0 और ये 0, इस n की जो आइगन वैल्यू n है वो हम बाहर ले आए हैं, और n की वैल्यू 0 से लेके 1 n तक कुछ भी हो सकती है। तो फर्स्ट में तो आपके पास ये 0 रहेगी, सेकंड में फिर 1 2 3 कुछ भी होती रहेगी। ये देखें, ये आपके पास 0 0, उसके बाद 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम, 0 रो थर्ड कॉलम, इसी तरीके से फर्स्ट रो 0 कॉलम, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और n की वैल्यूज आइगन स्टेट के हिसाब से 0 1 2 3, 0 1 2 3 ऐसे सो ऑन चलती जा रही। अब आप ये देखें कि कैनोनिकल डेल्टा के अकॉर्डिंगली जहां पर इनर प्रोडक्ट में n प्राइम और n यानी ब्रा और कैट यानी रो और कॉलम एक जैसे होते हैं, वहां पर हम लगाते हैं 1, जहां पर एक जैसे नहीं होते वहां पर हम लगाते हैं 0। ये क्योंकि आपके पास रो 0 है और कॉलम 1 है, तो ये यहाँ 0 आ जाएगा। इसी तरीके से इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी वैल्यू भी 0। अब ये 1 1 सेम वैल्यूज हैं तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 में भी 0, 1 3 में भी 0, 2 0 में भी 0, 2 1 में भी 0, 2 2 की जगह पर फिर आप 1 लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ 3 3 की जगह पे 1 आएगा। तो ये सारी वैल्यूज जब प्लेस करते हैं तो अब 0 1 से जब मल्टीप्लाई होता है तो ये आपको 0 दे देता है। ये भी 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। ये 1 1 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। ये फाइनल फॉर्म है इस एन ऑपरेटर की, यानी एन ऑपरेटर जब आपने ऑपरेट किया तो ये आपके पास मैट्रिक्स बनेगा, और ये इसकी आइगन वैल्यूज होंगी 0 1 2 3, डायगनली आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऑपरेटर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप इसको आइगन स्टेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये आइगन वैल्यूज आपको अचीव होती हैं। तो ये हमारा आज के लिए इतना ही लेक्चर है। आप